तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मेरी उम्र 15 साल थी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे वालिद साहब की मुजस्मों की दुकान थी। हम तकरीबन हर मौके की मुनासबत से कोई ना कोई मुजस्मा मंगवाते थे और उसे अपनी दुकान में पेश करते थे। हालोवेन हो या किसी ने अपने लान में खूबसूरती के लिए लेना हो या किसी कब्रिस्तान में किसी अपने की कब्र पे नस्ब करवाना हो, हर तरह का मुजस्मा यहाँ दस्तयाब था। दुकान क्या थी, एक अच्छी खासी आर्ट गैलरी थी। हम फ्लोरिडा के एक टाउन में रहते थे और वहाँ एक ही मुजस्मा की दुकान थी। मैं कभी कभी शाम के वक्त दुकान नुमा शोरूम पे चला जाता और एक एक मुजस्मा को गौर से देखता रहता। वालिद साहब मुस्कुराते और कहते, हर मुजस्मा में एक कहानी छुपी है बेटा, अगर सुनना चाहो तो वो तुम्हें सुनाते हैं। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश करता, मगर मुझे किसी भी मुजस्मे से कोई कहानी सुनाई ना देती। शायद मैं अभी इन बातों को समझने के लिए छोटा था। इन दिनों हालोवेन की तैयारी अरूज पे थी और आज का दिन था, यानी 29 अक्टूबर का दिन, और हालोवेन आने में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मैं इस शाम जल्द ही दुकान पे पहुंच गया क्योंकि स्कूल 2 दिन के लिए बंद थे और कोई ख़ास काम भी नहीं मिला था, और सिर्फ हमारे लेक्चर के उस्ताद ने हमें एक अनोखा वाक़या लिखने को कहा था। फ़िलहाल मेरे जहन में कुछ नहीं था। मैं शोरूम के लिए निकला तो सहापैर की धूप निकली हुई थी और मौसम में खनकी थी। मैं अपनी बाईसाइकिल पर सवार तेज़ी से पैडल मारता सड़क से जा रहा था। हवा के साथ सूखे पत्तों की आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी। सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही थीं। कुछ बच्चे खुशी खुशी अपने घरों के लान सजा रहे थे। हालोवेन जब भी आती थी ये सब देखने को मिलता था। मैं खुश था कि चलो स्कूल से 2 दिन आराम के मिल गए। जैसे ही मैं शोरूम के करीब पहुंच, मैंने दुकान के सामने एक ट्रक को खड़े देखा। मैं समझ गया कि कुछ नया सामान आया होगा। मैंने जल्दी से मोड़ काटा और दुकान की पिछली तरफ जाकर बाईसाइकिल पार्क कर दी। मैं हमेशा वहीं पे पार्क किया करता था। मेरे वालिद की गाड़ी भी वहीं पार्क थी। मैंने साइकिल को लॉक लगा दी और दुकान के पिछले दरवाजे से दुकान में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि बहुत से नए मुजस्मे दुकान में लाकर रखे जा रहे थे। ये सब हालोवेन से मुताल्लिक थे। वहशी गुरीले, वैम्पायर, नोकदार टोपियां पहने चुड़ैलें और भूत, मगर एक भी मुजस्मा ऐसा ना था जिसे देखकर मुझे खौफ आया हो। हत्ता के एक ढांचा भी था जिसको देखकर मेरी हंसी ही निकल गई। मेरे वाले साहिब ने मुझे देख लिया। वो मुस्कुराए और सामान लाने वालों के साथ बात करते काउंटर की तरफ चले गए। मैं एक मुजस्मे को गौर से देखता आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र एक मुजस्मे पे पड़ी। वो सबसे अलग तलग खड़ा था। मज़े की बात यह थी कि इस पे एक कपड़ा डला हुआ था। मैं ऐसा ऐसा चलता हुआ उस मुजस्मे के करीब चला गया। मेरे वालिद साहब सामान लाने वालों के साथ दुकान से बाहर निकल गए थे। अब दुकान में कोई ना था। मैं उस मुजस्मे को गौर से देख रहा था जहां वो मुजस्मा खड़ा था। उसके बिल्कुल पीछे एक शीशा लगा था जिसमें उसका पिछला हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। मैंने उस पे डाला हुआ कपड़ा उठाने की कोशिश की कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वो कपड़ा उड़कर मेरे चेहरे पे आ गिरा। अब मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी उसे उतारने के लिए हाथ चलाने शुरू कर दिए, मगर उससे कपड़ा और भी बुरी तरह मेरे चेहरे के गिर्द लिपट गया। अब मैं घबरा गया था। मैंने वाले साहब को आवाज़ दी, डैड डैड जल्दी आए। मैं हड़बड़ी में फर्श पर गिर गया। इतने में एकदम दुकान की लाइट बंद हो गई। मुझे किसी ने बाजू से पकड़ा। मेरे हलक से चीख निकल गई। वो चादर मेरे चेहरे से उतर गई थी। मैंने देखा कि कोई खौफनाक स्याह चेहरा मुझ पे झुका हुआ था। मेरा सांस रुक गया और मैं अंधेरे में डूब गया। आंख खुली तो मेरे वालिद साहब मुझे उठा रहे थे। क्या हुआ था इब्राहिम? उन्होंने पूछा।
میں گر گیا تھا، بجلی کیسے بند ہو گئی تھی؟ میں نے چور نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ پکی بات ہے کہ تم ڈرے نہیں تھے؟ انہوں نے مجھے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کوئی ڈرا ہوا چوزا سمجھے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، آ جاؤ، ذرا ان مجسموں کو رکھنے میں میری مدد کرو۔ میں اٹھ گیا۔ میں نے یوں ہی دوبارہ نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ چادر سے ڈھکا ہوا مجسمہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا پھر والد صاحب نے اس پہ سے کپڑا ہٹا دیا ہوگا، تبھی وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کاؤنٹر پہ آ گیا۔ ہماری دکان انگریزی کے حروف ایل کی طرح بنی تھی۔ سامنے والا حصہ چوڑائی میں تھا اور ساتھ ہی دکان ٹرن لیتی ہوئی مڑ جاتی تھی۔ آخر میں سٹور بنا تھا جس میں ہم فالتو مجسمے رکھ دیا کرتے تھے۔ دکان کا سامنے والا حصہ زیادہ روشن تھا، جبکہ اس دوسری طرف بلب تو تھے مگر ایک دو کو روشن کیا جاتا تھا۔ دکان میں رش ہونے والا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ خرید و فروخت کے لیے نکل آتے تھے اور ہالووین کی خریداری کے لیے یہ سٹور سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا تھا۔ میں ڈیڈ کے ساتھ پرانے مجسمے اٹھا کر سٹور میں لے جانے لگا، جس کے بارے میں وہ کہتے میں اس مجسمے کو لے جا کر سٹور کے باہر چھوڑ آتا۔ میرا خیال تھا کہ ایک ہی بار رکھ دوں گا۔ ہالووین کے نئے مجسمے سجانے کے بعد میں سٹور کی طرف گیا تاکہ وہ پرانے سب مجسمے سٹور میں رکھ سکوں۔ سٹور کا دروازہ کشادہ تھا تاکہ سامان لے جانے میں مشکل پیش نہ آئے۔ میں ایک کھلاڑی تھا بیس بال کا، اس لیے میرا جسم چاق و چوبند تھا۔ میں نے سٹور کی لائٹ آن کی اور مجسمے وہاں لے جا کر رکھنے شروع کر دیے۔ سٹور میں ایک دو مجسمے رکھنے کے بعد میں نے کسی چیز کے گرنے کی آہٹ سنی۔ میں جلدی سے اندر گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ گرنے والی کیا چیز ہے۔ سٹور میں مکمل خاموشی تھی۔ باہر کی آوازیں یہاں کم سنائی دیتی تھی۔ میں نے ایک نظر غور سے سٹور میں دیکھا، کچھ بھی اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا۔ پھر گرنے کی آواز کس چیز کی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسی وقت میری نظر اس کپڑے اوڑھے مجسمے پہ پڑی۔ وہ سٹور کے آخری کونے میں کھڑا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کونے میں بھی ایک شیشہ لگا تھا جس میں مجسمے کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ میں یکٹک اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجسمے نے چادر کے نیچے میری طرف حرکت کی۔ خوف سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم اچھل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ڈیڈ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے ابراہیم، تم ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے کارنر کی طرف دیکھا۔ حسب توقع وہ مجسمہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کچھ نہیں ڈیڈ، ایک مجسمہ حیران کر رہا ہے۔ وہ مسکرائے اور بولے، مجسموں سے ڈرنا چھوڑ دو، یہ کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ وہ بولے، میں ایک کام سے کل شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم دکان کا خیال رکھنا اور وقت پہ دکان کھولنا۔ میں چارج سے کہوں گا وہ بھی آ جائے گا۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں آ جاؤں گا، مگر آپ کب تک آئیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کل دوپہر تک آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا۔ وہ میری گال تھپ تھپا کر بولے اور آنے کا کہہ کر سٹور سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کونے میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر سٹور سے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے میں دروازہ اور لائٹ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد سٹور میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور میں اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا۔ رات کے 8 بجے ڈیڈ نے مجھے گھر جانے کا کہا۔ وہ خود 10 بجے تک دکان بند کر کے آنے والے تھے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور دکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی سائیکل کا لاک کھولا اور گھر جانے کے لیے اس پہ سوار ہو گیا۔ رات پھیل رہی تھی۔ گھنے درختوں کے سائے اتنے گہرے تھے کہ ان کے نیچے کوئی کھڑا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں جلدی سے سائیکل چلاتا گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھروں کے لان کہیں کہیں سجاوٹوں سے خوبصورت ہو گئے تھے۔ برقی کموں کی روشنی زرد منظر پیش کر رہی تھی۔ جو بھی سجاوٹیں اور مجسمے دن کی روشنی میں فنی لگتے تھے وہ رات میں خوفناک لگ رہے تھے۔ میں جلدی موڑ کاٹتا گھر کی جانب رواں تھا۔
एक घर के सामने से गुजरा तो मैं एकदम जैसे मैं सुन होकर रह गया। उस घर के लान में वही मुजस्मा कपड़ा ओढ़े खड़ा था। मैंने एकदम बाइसाइकिल को ब्रेक लगा दी। मेरा सांस बेकाबू हो रहा था। मैंने साइकिल को वहीं फेंका और लान की बाड़ फैलाकर अंदर दाखिल हो गया। मुजस्मे के करीब जाने से मालूम नहीं क्यों मुझे खौफ आ रहा था। मैं 1-2 मिनट वहीं खड़ा मुजस्मे को देख रहा था। ये मुजस्मा यहाँ कैसे आ गया? सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगर कोई मुजस्मा ख़रीद भी लेता तो मैं भी इतनी जल्दी उसका यहाँ लान में आना और निस्ब हो जाना मुमकिन नहीं था। हो सकता है 2 एक जैसे मुजस्मे आए हों जिनमें से एक बिक गया हो जबकि मैं स्कूल में था। वैसे भी वालिद साहब उस मुजस्मे के बारे में जब भी कुछ कहना चाहा वो नज़र नहीं आया। अब मैं गैर इरादी तौर पे मुजस्मे के करीब चला गया। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। मैंने चादर पकड़ ली और उसे नीचे खींचकर उतारना चाहा। इस वक्त घर में किसी की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? मैंने लान से निकलने में आफियत जानी और एक ही छलांग में लान की बाड़ अबूर करके अपने साइकिल तक पहुँच गया। उसे उठाकर मैंने अंधाधुंध पैडल मारने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनट बाद मैं अपने ब्लॉक में था। घर के सामने पहुंचा तो एक बार फिर मेरा जहन घूम गया। मेरे घर के लान में वही मुजस्मा कपड़ा ओढ़े खड़ा था। मेरा सांस जैसे चलना बंद हो गया था। कौन है ये मुजस्मा? उसकी क्या कहानी है? सवाल ऐसे थे जिनसे मुझे खौफ आ रहा था। मैंने बाइसाइकिल घर की पिछली जानिब लाकर खड़ी कर दी और किचन के दरवाजे से अंदर चला गया। किचन काउंटर पे कुछ मुजस्मे भूतिया शक्लें बनाकर मुझे घूर रहे थे। ये ज़रूर साद और मम्मा के काम होंगे। साद मेरा छोटा भाई था जिसकी उम्र 11 साल थी, मगर वो किसी 4 साल बच्चे की तरह हर वक्त मम्मा के साथ चिपका रहता था। मैं इन दोनों को ढूंढता लॉन्च में आया। वहाँ टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। देखा तो साद सोफे पे सो रहा था और मम्मा जाने कहाँ थी। मैंने उसे कंबल उड़ाया और बाकी घर में मम्मा को आवाज़ें देने लगा। भाई वो पड़ोस में गई हैं। साद ने कंबल से बाहर मुंह निकाल कर कहा। मैं उसके पास चला आया। तुम तो सो रहे थे। मैंने उसकी टांग खींचकर कहा। हाँ तो सो रहा था, मगर तुम इतनी ऊंची आवाज़ में मम्मा को बुला रहे थे कि मेरी आँख खुल गई। उसने कहा। इतने में मम्मा किचन के दरवाजे से दाखिल हुई। अरे बच्चों, लड़ाई क्यों कर रहे हो? उन्होंने बिना देखे कहा और अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मम्मा, लान वाला मुजस्मा कब आया है? मैंने पूछा। कौन सा मुजस्मा बेटा? वो छुरी रखकर मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। वो जो लान में कपड़ा ओढ़े खड़ा है। मैंने कद्दू उठाना चाहा मगर वो भारी था। मैंने उसे छोड़कर लान की खिड़की से बाहर झांका। वहाँ कोई मुजस्मा नहीं था। मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा था। वो मुजस्मा एक बार फिर गायब था। ऐसा 3री बार हो रहा था। मैंने बात अधूरी छोड़ दी और खामोशी से लान को घूरने लगा। भाई क्या बात है? साद मेरे पीछे आ गया था। वो भी लान में नज़र दौड़ा कर मुझे देखने लगा। वहाँ एक मुजस्मा था। मैंने उसे देखे बगैर कहा। अभी जब मैं दुकान से आया तो देखा था। फिर वो गया कहाँ? उसके लहजे में तजस्सुस था। उसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने कंधे उचकाए और वापस आकर सोफे पे बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी पे एक डरावनी फिल्म लगी हुई थी जिसमें एक बच्चा किसी घर के तहखाने की सीढ़ियाँ उतर रहा था। तहखाने में कई मुजस्मे कपड़ा ओढ़े खड़े थे। उनको देखकर मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया। मैंने टीवी बंद कर दिया। पहली बार हर चीज़ खौफ पैदा कर रही थी। फिर साद आ गया और हम दोनों भाई रेसलिंग खेलने लगे। इस स्ना में हमारे वालिद साहब भी आ गए और सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में चला आया। साद अभी तक मम्मा के साथ लग कर बैठा था। मम्मा ने उसे सोने का कहा तो वो मुश्किल से उठकर ऊपर आया। मैं अपने कमरे की खिड़की से लान में देखने लगा। वहाँ वाकई कुछ नहीं था। मैं अजीब से खौफ में मुब्तला सोने के लिए बिस्तर पे लेट गया। साद भी अपने कमरे में आ गया था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। फिर खामोशी छा गई। मैं अपने बिस्तर पर गिर गया। अचानक ही नींद आने लगी। तब ही किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई। वहाँ सब अपनी जगह था। शायद साद कुछ कर रहा हो। ये सोचकर मैं उठा और साद के कमरे की तरफ बढ़ा। अपने कमरे से निकलते ही दूसरा कमरा साद का था। मैंने उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था। साद क्या गिरा है?
میں نے پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور وہاں لائٹ جلا کر بستر پہ نظر ڈالی۔ بستر خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف مڑا۔ کمرے کا دروازہ ایک کھلا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کوئی کپڑا اوڑھے کھڑا تھا۔